फजर का वक्त था। वो उस वक्त ठंडी घास के ऊपर जाए नमाज बिछाए गार्डन में नमाज अदा करने के बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए फूट फूट कर रो पड़ी। 3 साल हो गए थे लेकिन उसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। वो हर वक्त रोती ही रहती थी, बस खुदा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती थी। जिब्रान की आँख खली तो कमरे में नीम अंधेरा था। उसने बेड के दाएं जानिब देखा जहां इसका 2 साला बेटा कासिम सो रहा था, लेकिन आयत कहीं नहीं थी। वो परेशान हुआ बेड से उठा, विंडो तक आया और विंडो के पर्दे पीछे किए और वो हमेशा की तरह आज भी इतनी ठंड में गार्डन में नमाज पढ़ती नजर आई। वो बस तकलीफ से नफीमी सर हिलाता रह गया, फिर बेड तक आया। शाल उठाकर वो कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में आ गया। वो जो दुआ मांग रही थी अचानक इसके कंधों पर गर्म शाल आकर लपट चुकी थी। वो इसके पास ही जमीन पर बैठ गया। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे दुआ मांगने की सूरत फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो काफ़ी देर रोती रही। जिब्रान इसकी दुआ के पूरा होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो रोना बस नहीं हुई तो जिब्रान की बस हुई। वो आगे बढ़ा और आयत को अपने सीने से लगा लिया। बस करो मेरी जान, कितना रोओगी। इसकी तकलीफ़ जिब्रान को अपने सीने के अंदर महसूस होती थी। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ जिब्रान, में किया करूँ। 3 साल हो गए हैं लेकिन मुझे सुकून नसीब नहीं हो रहा। वो बेहद बेसुकून थी। मैं खुदा से माफ़ी मांग चुकी हूँ, शायद खुदा मुझे मुआफ़ भी कर चुका हो, लेकिन इस शख्स से माफ़ी कैसे मांगूँ। खुदा के लिए कुछ करें, मुझे सुकून चाहिए, सुकून अता कर दें। बेबसी से कहते हुए उसने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाए थे और जिब्रान की आंखों से आंसू फिसलते हुए गालों पर बह गए थे। फ़िक्र मत करो मेरी जान, वो खुदा किसी भी इंसान को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। फ़िक्र मत करो, एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें मुआफ़ कर देगा। वो जानता था आयत अपने भाई के लिए कितनी पोजीसु है। वो कब मुआफ़ करेंगे मुझे समझ नहीं आती। मैं थक गई हूँ खुदा से माफ़ी मांगते मांगते। अब तो मेरा दिल भी कहने लगा है पहले अपने भाई से माफ़ी मांगो, तुम अपने भाई की गुनहगार हो। इसके सीने से लगी एक एक लफ्ज़ अज़ियत से बता रही थी। जिब्रान को महसूस हुआ गार्डन में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। मैं जानता हूँ कि हमने गलती की है, लेकिन फ़िक्र मत करो, एक ना एक दिन हम इससे ज़रूर माफ़ी ले लेंगे। चलो उठो, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसने फ़ौरा आयत को कंधों से पकड़े उठाया। आयत भी बिना कुछ कहे उठ गई। उसने ज़मीन से जाए नमाज उठाया और उसे ता किया और वो दोनों अपने कमरे में चले गई। 24 साला आयत खूबसूरती की मिसाल थी। वो और जिब्रान एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती हुई थी। जिब्रान बहुत अच्छा लड़का था, बहुत डेसनट था। उसने कभी भी अपनी कोई हद पार नहीं की थी और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों अपनी हदों में रहना जानते थे। आयत के भाई हाशर ने इसका निकाह आयत के चाचा के बेटे से तय कर दिया था, लेकिन आयत उसे पसंद नहीं करती थी। वो एक नंबर का लॉफर और लफनगा था। उसने अपने भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसके भाई ने सिर्फ एक बात कही थी कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, यानी कि उसका भाई इसकी बात सुनने का रवादार नहीं था। और आयत कभी भी ऐसे शख्स की बीवी नहीं बनना चाहती थी जिसे औरत की इज्जत करना ही ना आती हो। इसलिए उसने मजबूर और बेबस होते निकाह से एक रात पहले घर से भागने का फैसला कर लिया। जिब्रान इससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत के शायद दुनिया में कोई ना किसी से करता हो। वो जिब्रान के साथ था तो गई, उसने निकाह भी कर लिया, लेकिन वो जानती थी अपने भाई का मान तोड़ आई है। इस दिन के बाद से उसने अपने भाई को कभी नहीं देखा। वो हर रोज़ रोते हुए अपने खुदा से इस गलती की माफ़ी मांगती थी। जिब्रान बहुत अच्छा था, खुदा ने उसे एक बेटे से नवाजा। वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी आयत को वो सुकून नहीं मिल रहा था जैसा उसे मिलना चाहिए। दिल के अंदर कोई कोना अब तक बेसुकून था। वो चाहती थी उसे सुकून मिल जाए, लेकिन सुकून कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। 3 साल हो गए थे अपने जान से अजीज़ भाई और अपनी छोटी बहन को देखे इसका दिल खून के आंसू रोता था। वो लोग शहर के दूसरे कोने में रहते थे और इसके भाई का घर उसी शहर में था। एक बार हिम्मत करते वो अपने भाई के घर माफ़ी मांगने गई थी, लेकिन वहीं जाकर पता चला कि उसका भाई वो घर छोड़कर कब का जा चुका है। इस दिन के बाद से हाशर ने भी सबसे ये कह दिया था कि आयत इसके लिए मर गई। हाशर के वालिदैन का बचपन में एक हादसे में इंतकाल हो गया था। उसने अपनी दोनों बहनों का पेट अपनी मेहनत की कमाई से पाला।
था। तब जमल सिर्फ 6 महीने की थी जब इस हादसे में इसके वालिदैन मर गए और आयत सिर्फ 5 साल की थी और वो खुद 13 साल का एक बच्चा था। उसने आयत और जमल को अपनी जान से बढ़कर अजीज रखा, लेकिन जिस दिन आयत ने घर से भागने जैसी गलती की, इस दिन हाशर की इज्जत जैसे पाश पाश हो गई थी। इसका मान और गुरूर सब कुछ तबाह हो गया। इस दिन के बाद से उसने जमल पर सख्ती करनी शुरू कर दी थी। जमल उस वक्त 19 साला एक खूबसूरत लड़की थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वो कभी भी अपने भाई का मान नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती थी जिस वजह से इसके भाई को शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो चाय के 2 कप पकड़ते हुए लाउंज में दाखिल हुई तो हाशिम और जिब्रान बातों में मसरूफ़ थे और पास ही कासिम बैठा अपने बुलाकस के साथ खेल रहा था। आयत ने चाय के कप टेबल पर रखे। नहीं, मुझे ये एक बात तो बताओ, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं जो हमारे घर में मुंह उठाकर आ जाते हो? आयत को हाशिम शदीद गुस्सा दिलाता था। जब देखो वो हर वक्त एक सौतन की तरह इसके सर पर सवार रहता था। क्यों, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? मैं कौन सा तुम्हारे शौहर को ले अड़ूंगा? हाशिम ने आंख बंद करते आयत को घोरा था। वो दोनों बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रहते थे। जिब्रान और आयत का निकाह कराने में सबसे बड़ा हाथ हाशिम का ही था। हाशिम और जिब्रान दोनों तायाजाद थे। जिब्रान के वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। इस हादसे में सिर्फ हाशिम और जिब्रान ही बचे थे। उन दोनों के अपने अलग अलग घर थे, लेकिन जब देखो तब वो हर दूसरे दिन एक साथ बैठे चुपके नजर आते और जब जिब्रान हाशिम से बातों में लगता था तो फिर सारा सारा दिन वो आयत को भूल जाता था और आयत को इसलिए हाशिम गुस्सा दिलाता था। शादी कर लो और जान छोड़ो हमारी। आयत जल भनकर बोली थी और हाशिम मुर्तज़ा के दिन पूरे निकले थे। एक काम करो, मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो तो मैं शादी कर लूँगा। वो जैसे आयत को ये एजाज़ दे रहा था कि जाओ अपने लिए एक भाभी ढूंढ लाओ, और आयत दंत पीस कर रह गई। वैसे तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है? तुम भी अच्छी खासी हो, किया तुम्हारी कोई बहन है? और लफ्ज़ बहन पर आयत की आंखों में बहुत जल्दी तकलीफ उतरी थी और हाशिम जो मजाक कर रहा था पल में सीधा हुआ। सूरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मगर आयत बना कुछ कहे उठी और अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। यार, तुम जानते तो हो अपने घर वालों के जिक्र पर कितनी उदास हो जाती है, क्या ज़रूरत थी इस तरह की बात करने की? जिब्रान ने इसे घूर कर कहा था तो हाशिम को भी अपने अल्फाज की संगीनी का अंदाज़ा हुआ तो वो खामोश होकर रह गया और अंदर कमरे में बैठी वो बेबसी से बेड के किनारे टककी हुई रो रही थी। आंखों के सामने बहुत सारे मनाजिर उभरे थे। जब वो जमल और हाशर भाई साथ थे। मैं बता रही हूँ आपी, आज मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैंने कल रात को धोए थे। 15 साला जमल कमरे से बाहर झांक कर बेबसी से चलाई थी और हाशर जो लाउंज में बैठा खबरें सुन रहा था उन दोनों को देखकर बस मुस्कुरा उठा। ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बर्तन नहीं धोने तो फिर रोटियां पकाओ। 20 साला आयत ने भी किचन से आवाज़ लगाई तो रोटियां पकाने पर जमल को ज़्यादा गुस्सा आया। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, सुबह मैंने सारे काम किए थे, अब आप करें। वो दोनों रोज़ इस कस्म की बहस करती थीं। वो दोनों बहनें एक दूसरे के लिए एक दूसरे की जान थीं। इन दोनों की दुनिया ही एक दूसरे के साथ मुकम्मल होती थी। नहीं जी, अगर तुम रोटियां नहीं बनाओगी तो फिर बर्तन धो लो। ये कोई बात नहीं हुई। वो दोनों बहस कर रही थीं तो हाशर टेलीविज़न बंद करता हुआ उठा। एक काम करो, तुम दोनों जाकर सुकून से बैठ जाओ, मैं दोनों काम खुद कर लूँगा। वो खल कर मुस्कुराया था तो दोनों बहनों एक साथ आती इसके गले से लग गई। आपको पता है आप दुनिया के बेहतरीन भाई हैं, फिक्र मत करें, हम दोनों काम कर लेंगी, आप सुकून से रेस्ट करें। वो जानती थी वो सारा दिन उन दोनों के लिए मेहनत करता है, नौकरी किए वो इस टाइम घर पे आता है। वो उन दोनों बहनों की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था, और अगर वो सारे दिन के थके हारे हाशर को अब किचन के कामों में लगा दे तो फिर कितनी गलत बात थी। अगले 5 मिनट में वो दोनों बहनें तीर की तरह सीधी होती काम कर रही थी और हाशर बस मुस्कुरा कर रह गया। ये सारी बातें याद आते आयत की आंखों से आंसू निकलते गालों पर फिसल रहे थे। वो जानती थी
जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो घर से भाग कर आई है। बेशक वो इस घर में बहुत पुरसुकून थी, जिब्रान ने उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी दी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल के एक कोने में बेसुकूनी आज भी आबाद थी। बस एक बार मुआफ़ कर दी भाई, मैं सारी ज़िंदगी आपके सामने नहीं आऊँगी, बस मुआफ़ कर दी। अपने दिल की हालत पर बहुत मुश्किल से काबू पाती हुई वो बेबसी से बोली थी। ये शहर की एक यूनिवर्सिटी का मंजर था जहाँ पर बहुत सारे तलबा चलते फिरते नजर आ रहे थे। अगर हम एडमन ब्लॉक की तरफ देखें तो उस वक्त हाशिम एडमन ब्लॉक से बाहर निकल रहा था। वो यूनिवर्सिटी के डीन से किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलने के लिए आया हुआ था। हाशिम मुर्तज़ा शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। 28 साला वो शहद रंग खूबसूरत आंखों का मालिक की लड़कियां इसकी आंखों पर मर जाती थीं और इसका हुस्न ही ऐसा था कि कोई भी लड़की इसके लिए पागल हो जाए। वो एक क्लास के बाहर से गुजर रहा था जब इसने क्लास के अंदर से एक लड़की की आवाज़ सुनी। इसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा सुरूर था। पहले हाशिम को लगा वो कोई शेर है, लेकिन जैसे ही उसने ज़रा पास होकर सुना तो वो शेर नहीं था, वो गाने के बोल गुनगुना रही थी। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद लिखूं तू सो जाए, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में गुनगुना रही थी कि हाशिम मुर्तज़ा की सारी कायनात एक लम्हे में रुकी थी। इसके कदम हरकत करने से इनकारी हुए। उसने क्लास में झांक कर देखा तो काफ़ी सारी लड़कियां थीं। वो इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगा जिसका सिर्फ नीम रुख नज़र आ रहा था। इसके काले लंबे बाल थे, उसने सफ़ेद कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इसका सिर्फ आधा चेहरा नज़र आया था और इसकी एक अनख नज़र आई थी, गहरी बुरी आँख। और इसके बाद सारे मंजर ख़त्म हो गए क्योंकि इसके सामने कोई लड़की आकर खड़ी हो गई थी। हाशिम ने काफ़ी कोशिश की ये जानने की कि वो कौन है, लेकिन जान ना पाया और इस आवाज़ ने ही इसके सीने में जैसे सुकून उतार दिया था। उसे एक लम्हे से पहले इस लड़की के आधे अधूरे चेहरे से इश्क हो गया। वो पहली नज़र में ही इसके सीने में आ समाई थी। वो लड़की जो कोई भी थी, इसने आंखों से इश्क लिखा और हाशिम मुर्तज़ा को सच में इश्क हो गया। वो वापस ऑफिस आया लेकिन बहुत ज़्यादा बेचैन था। इसका दिल चाहा वापस यूनिवर्सिटी जाए और इस लड़की को देखे। कुछ दिन मजीद गुजर गए थे। ये चंद दिन हाशिम मुर्तज़ा पर बहुत ज़्यादा भारी थी। अपने दिल की पुकार पर लबीक कहते हुए वो आज एक बार फिर उसी यूनिवर्सिटी में आया था और इसकी नज़रें यूनिवर्सिटी के सारे गोशे गोशे में घूम रही थी। वो उसी क्लास के पास आया और अब आसपास वो लड़कियों को देख रहा था। इसके कान में एक लड़की की आवाज़ पड़ी। यार जमल, अपनी प्यारी सी आवाज़ में कुछ सुना तो दो। कोई लड़की फरमाइश कर रही थी और लफ्ज़ जमल पर वो जैसे साकत रह गया। ना जाने क्यों उसे लगा ये जमल वही है। किया सुनाऊं? वो आवाज़ थी या जैसे मीठा सा सुरूर था। वो लड़की जो कोई भी थी, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। कोई भी अच्छा सा गाना। इसकी दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा चलो कुछ सुनाती हूँ। जमल ने भी इस बात में सर हिलाया और इस बार हाशिम क्लास के दरवाजे तक चला गया। लड़की की उसकी तरफ पुश्त थी। ये वही क्लास थी जिसमें वो आखिरी बार उसे देख चुका था। चला एक ऐसी नज़म कहूँ, जो लफ्ज़ लिखूँ वो हो जाए। हाशिम सर से लेकर पैर तक पत्थर हो गया। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी और वो गाना गाते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं दिल लिखूं तो दिल थामे। जैसे ही जमल ने ये अल्फाज अदा किए, हाशिम का हाथ बेइख्तियार अपने सीने तक गया था। उसने वाकई अपना दिल थाम लिया था। गाना गाते हुए वो पलटी तो इसका चेहरा सारा वाज़ेह हो गया थी। मैं गुम लिखूं वो खो जाए। इस लाइन पर हाशिम वाकई इसके हुस्न में खो गया। वो बहुत खूबसूरत थी। सफ़ेद दूधिया चेहरा, इसकी गहरी भूरी आँखें, उन पर गिरी काली पलकों की झालर, इसके गुलाबी गाल, इसके छोटे से सुर्ख होते होंठ, इसके चेहरे पर इतनी खूबसूरत कशिश थी कि हाशिम को सारी दुनिया लम्हों में रुकती महसूस हुई। वो साकत खड़ा रह गया। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो टक्कर टक्कर इस लड़की को देख रहा था जो अपनी क्लास की लड़कियों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके गाने की आवाज़ अब भी क्लास में गूंज रही थी। मैं आ भरूं तो हाय करे। और वाकई हाशिम के लबों से एक हाय निकल गई थी। बेचैन लिखे बेचैन हो तुम।
और वाकई जैसे जैसे वो हरकत कर रही थी वैसे वैसे हाशिम का दिल बेचैन होता जा रहा था। फिर भी चीनी का बे काटूं, तुझे चंद जरा सा हो जाए। अचानक इसकी नज़र हाशिम से टकराई थी और हाशिम के अनग अनग में चैन उतर गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए था। वो दोबारा अपनी नज़रों का जाविया मोड़ गई। सारी लड़कियां इसके आसपास घेरा जमाए बैठी इसका गाना सुन रही थी। वो साथ साथ गाना गा रही थी, साथ साथ चहक रही थी। मैं एन लिखूं तो सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो। वो गाना गाते हुए वाइट बोर्ड तक आई। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। फिर इसने वाइट बोर्ड पर इश्क लिख दिया और सारी क्लास खखला कर हंस पड़ी। सारी लड़कियां ही थी। इसने इश्क लिख दिया और हाशिम मुर्तज़ा को इश्क हो गया। क्लास में टीचर आ गई तो जैसे हाशिम होश में आया फौरा पलट गया, लेकिन वो आखिरी नज़र इस पर डालना नहीं भूला। उस नज़र में सिर्फ जमल के लिए मोहब्बत थी। वो वाकई इसके लिए पागल सा हुआ था। सिर्फ कुछ ही पलों में वो लड़की उसके दिल पर काबिज हो गई थी। इसने इश्क लिखा और हाशिम मुर्तज़ा को वाकई इश्क हो गया। वो वापस अपने ऑफिस में आया और अपने पर्सनल सेक्रेटरी को जमल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहा था। इसे हर हाल में ये लड़की चाहिए थी। वो इसके दिल में ऐसे आकर बस गई थी कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जमल कॉलेज से घर आई तो सामने सोफे पर ही इसकी भाभी तूबा बैठी सब्जी बना रही थी। वो भाभी के पास ही बैठ गई। भाभी भाई कहाँ हैं? इसने संजीदगी से पूछा था। किसी काम से बाहर गए हैं। इस कि ये भाभी बहुत अच्छी थी। इसकी भाभी अपने घर वालों के जुल्म से तंग आकर एक रात खुदकुशी करने की नीयत से सड़क पर चल रही थी जब हाशर को वो नजर आई। जब हाशर ने उसे से पूछा कि क्या हुआ था तो इसने बताया। इसके 5 भाई थे और उनकी इकलौती बहन थी, लेकिन इसके भाई किसी अमीर शख्स से पैसों के बदले में इसका सौदा कर रहे थे तो वो घर से भाग आई तो हाशर ने इससे निकाह कर लिया और अपने साथ अपने घर ले आया। वो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी और हाशर उसे बहुत मोहब्बत करता था। अच्छा ठीक है, मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ, फिर आपकी मदद करती हूँ। वो ये कहती हुई कमरे में गायब हो गई। 10 मिनट बाद ही वो सादे कपड़ों में बाहर निकली। इतने में हाशर घर में दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर आज खुशी थी। वो जमल के पास आकर बैठा। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, यहाँ आओ, मेरे पास बैठ जाओ। जमल बना कुछ कहे भाई के पास आकर बैठ गई। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, एक जानने वाले अजीज हैं, वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी इनके बेटे से कर दूं, तुम क्या चाहती हो? वो संजीदगी से पूछ रहा था। जो कुछ आयत ने किया इसके बाद उसे जमल से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसकी मर्जी जानना चाहता था। जमल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भाई आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया होगा मुझे मंजूर है। बेशक आपने मेरे लिए बेहतरीन लड़का ही ढूंढा होगा। मुझे आपके फैसले पर किसी कस्म का कोई एतराज़ नहीं है। आप मेरी शादी करने में तैयार हूँ। वो जानती थी इसकी बड़ी बहन ने जो कुछ किया इसके बाद उसके भाई का जमल से भी एतबार उठ गया था। उसे घर से ज्यादा बाहर निकलने नहीं देता था। वो तो तूबा के कहने पर वो मजीद आगे पढ़ रही थी, वरना तो वो उसे पढ़ने भी ना देता। ठीक है, फिर मैंने सोचा है तुम्हारा अगले हफ्ते ही निकाह कर देंगे, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। वो एक बार फिर उसे मौका दे रहा था। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मुझे बता दो, बाद में मेरा सर न झुका देना। वो तल्ख हवा था और जमल की आंखों में तकलीफ उभरी थी। भाई फिक्र मत करें, मैं आपका सर कभी भी नहीं झुकाऊंगी। इसके लहजे में यकीन था। तुम पर यकीन कर रहा हूँ, वरना जो कुछ तुम्हारी बड़ी बहन ने किया है इसके बाद मेरा यकीन उठ चुका है। वो उठा, इसके सर पर हाथ रखा। उम्मीद है तुम मेरा मान रखोगी। इतना कहते साथ वो अपने कमरे में गायब हो गया और जमल ने एक बेबस नज़र अपनी भाभी पर डाली थी। इसकी भाभी के चेहरे पर भी एक बेबस तासुर आया था। वो जानती थी कि जमल कितनी अच्छी है, लेकिन एक बार जब एतबार टूट जाए तो फिर भाई कदम फूंक फूंक कर ही रखते हैं।
वो भाभी के साथ जाकर निकाह की सारी शॉपिंग कर आई थी। इसके भाई ने इसके लिए फैसला किया था, वो जानती थी ये बेहतरीन फैसला होगा। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। निकाह के दिन भी करीब आ रहे थे। 4 दिन से उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया था। वैसे भी निकाह हो जाना था और उसे यकीन था कि भाई साथ ही इसकी रुखसती भी कर देंगे, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी फ़ी अलहाल के लिए बंद कर दी थी। वो निकाह से पुरसुकून थी, उसे अपने भाई पर आंखें बंद किए यकीन था। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये बात हाशिम मुर्तज़ा को पता चली तो किसी ने उसके जिस्म में कानज के टुकड़े मार दिए थे। किया 2 दिन बाद इसका निकाह है। इसे तो जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच चुका था कि अब उसे जमल को अपना बनाना है। आधे घंटे बाद वो जिब्रान के सामने बैठा हुआ था। वक्त आ गया है मेरा एहसान उतारने का तुम्हें। याद है एक बार मैंने तुम्हारी खातिर आयत को इस घर से भगाया था और इस बार अब तुम्हें मेरी खातिर एक लड़की को लाना होगा। इसकी बातों से जिब्रान हैरान हुआ था। कैसी बातें कर रहा है, मुझे समझ गया था। जैसे समझ गया था कि हाशिम को किसी से मोहब्बत हो गई है। अगर मैं तुझे तेरी मोहब्बत तुझे दिलवा सकता हूँ तो फिर तुझे भी मेरे लिए मेरा इश्क मुझे दिलवाना होगा। तेरे भाई को इश्क हो गया है, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। इसका 2 दिन बाद निकाह है। लेकिन जिब्रान के दिमाग में धमाके हो रहे थे। किया तुम उसे ज़बरदस्ती अटकाओगे, वो बेयकीन था। बस वो मुझे पसंद आ गई है किया ज़बरदस्ती और किया इसकी मर्ज़ी से, बस तुम मेरे साथ चल रहे हो। वो जैसे जिब्रान को हुक्म सुना रहा था। लेकिन यार ये बात गलत है, तुम लड़की की इजाज़त का बना किस तरह इसे अगवा कर सकते हो। जैसे ये बात जिब्रान को हज़म नहीं हो रही थी। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, बस ये बता दो। वो जैसे गुस्से में आया था तो जिब्रान ने दोनों हाथ उठाए जैसे सरेंडर करना चाहा। ओके भाई ठीक है, अब तुमने मुझ पर एहसान किया था तो मुझे वो एहसान उतारना ही पड़ेगा। जिब्रान जैसे बेबस था, आखिर उसने भी तो आयत को जिब्रान की बीवी बनाने के लिए इसकी मदद की थी। रात अपने आखिरी पहरों पर थी। कल रात इसका निकाह था। आज इसके हाथों पर मेहंदी लग गई थी। वो अपने भाई के फैसले पर मुतमईन थी, पुरसुकून थी। वो इस कमरे को हसरत से देख रही थी। जिस दिन आयत इस घर से भागी थी सारे मोहल्ले वालों ने हाशर का जीना हराम कर दिया था। सारे एक ही बात कहते थे कि बदकिरदार और बदचलन बहनें ही, इसलिए गुस्से में हाशर ने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया था। इस के बाद से वो लोग इस एरिए में कभी नहीं गए। वो शहर के दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए थे। मेहंदी की रस्म की गई थी। मेहंदी में ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि हाशर के ख़ानदान में इतने ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे, बस कुछ खास लोग ही थे। वो कमरे में दाखिल हुई तो 10 बज चुके थे। इसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, उससे पहले वो पलटी। अचानक उसे किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर पलटी थी तो देखा इसके कमरे की खिड़की खुली थी और कोई इसमें दाखिल हो रहा था। जमल की चीख निकलते निकलते रह गई। वो बेहद बदहवास हुई थी, इतनी डर गई कि इसकी चीख भी हलक में ही अटक गई थी। ना जाने वो कौन था, काला साया सारा का सारा काले कपड़ों में मलबूस था। वो खौफजदा सी उसे देख रही थी जो एक ही झटके में इस तक पहुंचा था। कौन कौन हो तुम? जमल ने बेहद घबराते हुए पूछा था। और जमल ने देखा शायद वो मुस्कुराया था क्योंकि इसकी आंखें मुस्कुराई थीं। मैं ही तुम्हारे लिए अब सब कुछ हूँ। वो इसके कान के पास सरगोशी किए इसके चेहरे पर कुछ सुपरे कर चुका था और जमल लम्हों में ही होश वाओ हवास से बेगाना हो गई। इसने जमल को अपनी बाहों में बढ़ा। वो नाजुक सी जान इतनी हल्की थी कि उसका वजन भी महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद वो खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गया। पिछली गली में ही जिब्रान इसका इंतज़ार कर रहा था। वो इससे सख्त खफा था। इसे लगता था जो गलती जिब्रान ने की है वो गलती अब हाशिम को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जानता था हाशिम से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसने अपनी ही मर्जी करनी है। हाशिम ने बहुत ही आराम और मोहब्बत से जमल का बेहोश वजूद गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और खुद फ्रंट दरवाज़ा खोलता हुआ आगे बैठ गया। जिब्रान उसे घूर रहा था। अब किया लड़की के भाई के इस्तकबाल के लिए खड़े हो, जल्दी चलो। वो कलस कर बोला था तो जिब्रान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो देख सकता था हाशिम
कितना पुरसुकून हो गया था। हाशिम उसे अपने साथ अपने घर में ले आया था। आधे घंटे तक निकाह ख्वान और गवाहन को ले आना। गाड़ी के शीशे पर झपकते हुए उसने जिब्रान को हिदायत की और जिब्रान का दिल चाहा इसका मुंह तोड़ दे। वो किस तरह उसे हुक्म सुना रहा था। जमल को गाड़ी से निकालकर वो अपने घर में दाखिल हो गया और जिब्रान को अब 2 निकाह ख्वान और मौलवी साहब को लाना था। वो सीधा जमल को अपने कमरे में ही लाया था। आहिस्ता से इस के वजूद को बेड पर लिटाकर उसने जमल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ ही देर के बाद जमल के बेहोश वजूद में हरकत हुई थी। इस सुपरे का असर वैसे भी कुछ देर के लिए ही होता था। बहुत मुश्किल से अपने हवास बहाल करती हुई वो उठी और बेहद घबराते हुए आसपास देखा था। वो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत मगर अनजान कमरा था। वो भी यकीनी से आसपास देख रही थी और फिर इसकी नज़र घूमते हुए हाशिम मुर्तज़ा तक गई थी और जमल की चीख कमरे में गूंजी, कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे। वो फौरा बेड से चपकती हुई खौफजदा हुई थी और इसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनते हाशिम का दिल धड़कना भूल गया था। इसकी आवाज़ ज़्यादा खूबसूरत थी या वो खुद ये हाशिम अंदाज़ा ना लगा सका। ऊपर से मिडी की दुल्हन बनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो इसके पास ही बेड पर कुछ फासले पर बैठ गया। रेलिकस लटल डॉल, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम हाशिम मुर्तज़ा है और अभी कुछ देर में हमारा निकाह होगा। तुम मुझसे निकाह करोगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो उसे बिल्कुल किसी बच्ची की तरह बहला रहा था और जमल को अपने दिमाग में धमाके होते महसूस हो रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये शख्स क्या बकवास कर रहा है। इसके दिमाग में सिर्फ अपने भाई हाशर का ख्याल आ रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मेरे घर छोड़ आओ। मेरा भाई, वो जीते जी मर जाएंगे। वो दोनों हाथ एक पल से पहले हाशिम के सामने जोड़ चुकी थी और हाशिम ने बहुत ही ज़्यादा अज़ियत से उसका ये हाल देखा। बस खबरदार, अगर आज के बाद इस तरह गड़गड़ाई। वो इसके दोनों हाथ पकड़े पीछे कर चुका था। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे भाई से मलवाना लेकर जाऊंगा, लेकिन निकाह होने के बाद तुम मुझसे निकाह करोगी और बस ये मेरा हुक्म है। इसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि जमल अंदर तक खौफ से कपकपा उठी। आंखों के सामने अपने प्यारे भाई का चेहरा आ रहा था। तुम कभी वो मत करना जमल जो आयत ने किया था, वरना हमेशा के लिए अपने भाई को मार दोगी। कहीं दूर से उसे हाशर की एक सरगोशी सुनाई दी और वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने भाई का मान तोड़ चुकी थी। किस तरह अपने भाई को यकीन दिलाएगी कि वो जानबूझकर घर से नहीं निकली थी, कोई उसे ज़बरदस्ती अगवा करके ले आया था। प्लीज़ मुझे छोड़ आओ वापस। वो दोनों हाथ एक बार फिर जोड़ती हाशिम से रिक्वेस्ट करने लगी, निकाह कर लो तो मैं खुद तुम्हें इससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा ये कभी सोचना भी मत। वो अचानक इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते गुस्से से गिर जा कि जमल एकदम खामोश हो गई। तुम से इश्क करता हूँ, इसलिए बहुत मोहब्बत से कह रहा हूँ, तुम्हें नाजुक गुड़िया की तरह रखूंगा, बस निकाह कर लो। इस बार वो इतनी मोहब्बत से बोला था कि जमल का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। वो खामोश हो गई। वो कमरे से बाहर निकल गया और आधे घंटे बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। चलो उठो, निकाह वहाँ चुका है। उसने जमल को उठने का इशारा किया और जमल ने देखा कि यहाँ से भागना नामुमकिन था। इसका दिमाग मफलूज हो गया था। अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करती तो कम से कम आज की रात वो यहाँ से कभी ना भाग पाती, और अगर एक रात वो घर से बाहर गुजार लेती तो फिर अपने भाई का मान तोड़ देती। उसने बेबसी से एक बार फिर हाशिम से गड़गड़ाने और फरियाद करने का सोचा, प्लीज़ खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, मेरा भाई वो मर जाएगा। वो अगले ही पल इसके कदमों में बैठी थी और हाशिम के जैसे किसी ने जिस्म में आग लगा दी। उसने सख्ती से जमल का बाजू दबोचते इसे ज़मीन से उठाया था। आज के बाद अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। उसने इतनी सख्ती से जमल को झंझोड़ते हुए कहा कि जमल की रीढ़ की हड्डी में सनसाहट दौड़ पड़ी। निकाह कर लो, तुम्हें कल ही तुम्हारे भाई से मलवाना ले जाऊंगा, लेकिन अगर निकाह के लिए मना किया तो उसी कमरे में बंद रहोगी। वो जैसे उसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर चुका था। जमल ने बेयकीनी से उस शख्स को देखा। ठीक है, तुम्हारे पास सोचने समझने
के लिए वक्त है, अच्छी तरह से सोच लो, अभी तुम ये निकाह नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं मौलवी को वापस भेज देता हूँ। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलता जमल की आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। मैं इस छत के नीचे आप के साथ बना किसी रिश्ते के नहीं रहूंगी, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो जानती थी कि एक गैर महरम इसके लिए जहन्नम की आग है, इसलिए किसी गैर शख्स के घर में बना निकाह के रहने से अच्छा था वो इसकी बीवी बिन जाती। हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। गुड गर्ल, इतना कहते साथ वो कमरे से बाहर निकल गया। अगले आधे घंटे बाद इन दोनों का निकाह हो चुका था और जमल बेबसी से बैठी अपने दोनों हाथ देख रही थी। इसके भाई को इस पर कितना मान था। इसकी बहन तो अपनी मर्जी से भागी थी, लेकिन उसे तो अगवा कर लिया गया था। ये हो किया रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसने जिंदगी में ये तो सोचा ही नहीं था। हाशिम कमरे में आया तो वो बेड के एक किनारे टकी हुई थी। बहुत रात हो चुकी है, शाबाश सो जाओ। नरमी से उसका गाल थपथपाते हुए वो प्यार से बोला था और जमल ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। वह मेरे भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है और आपको सोने की पड़ी है। वो सारे लिहाज तौरती चीखी थी। हाशिम ने कुछ नहीं कहा, बस उसी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया और बाहर निकलने से पहले उसे अपनी बात बता गया था। आज की रात तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, पुरसुकून रहो, कुछ वक्त अकेली गुजारो और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करो। लेकिन एक बात याद रखना, ये हाशिम मुर्तज़ा कभी भी अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ता नहीं है। तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया कि छोड़ दूँ। सख्ती से वार्नून किए वो कमरे से बाहर निकल गया और जमल सारी रात वहीं बेड पर बैठी होती रोतज रही। समझ नहीं आ रही थी क्या करें। सुबह तक इसके सर में शदीद दर्द उठ गया। वो बेड पर बैठी बैठी सो गई। जब हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो वो आड़ी दची बैठी सोई थी। हाशिम ने आगे बढ़ते उसे सही से बेड पर लिटाटा, इसके ऊपर कमफर्टर ओढ़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। कम से कम वो इसकी नींद तबाह नहीं करना चाहता था। इसे असर के बाद जाकर कोई होश आया था, वरना वो सारा दिन सोती रही थी। वो जैसे ही होश में आई, बेयकीनी से आसपास देखा, असर ढलने वाली थी। वो उसी वक्त कमरे से बाहर भागी तो बाहर बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा महल था। वो लाउंज में ही बैठा लैपटॉप के सामने किसी से बात कर रहा था और जमल के बढ़ते कदमों को वहीं ब्रेक लग गई। जैसे ही हाशिम की नज़र इस पर पड़ी, वो अपनी ज़रूरी मीटिंग वही छोड़ता सोफे से उठा और कदम कदम चलता हुआ जमल के पास आया। मुझे भाई से मिलने जाना है अभी उसी वक्त। इससे पहले वो कोई बात करता, उसने अपने भाई की गर्दन करनी शुरू कर दी और हाशिम की आंखों में गुस्से के तासुरात नुमायां हुए थे। मैंने कहा था मलवाऊंगा तो मलवा दूंगा। पहले जाओ अपने कपड़े चेंज करो, तुम्हारे लिए अंदर कमरे में हर किस्म के कपड़े मौजूद हैं। जो भी कपड़े तुम्हें अच्छे लगे वो चेंज करो और पहले खाना खाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। वो दोबारा सोफे पर जाकर बैठकर लैपटॉप उठा चुका था और जमल ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। आपने कहा था आप मुझे मलवाना लेकर जाएंगे। वो इसके पास पहुंचती हुई जैसे बेबस हुई थी। मैंने कहा जाओ और कपड़े चेंज करो फिर खाना खाओ। अगर मेरी बात मानोगी तो ही तुम्हारी बात मानी जाएगी। इसकी शान बेनियाजी देखकर जमल को इतनी तकलीफ हुई कि हद नहीं। नहीं खाना मुझे, कुछ भी नहीं पहनने मुझे आपके दिए कपड़े, मुझे बस अपने भाई से मिलने जाना है। वो पूरी ताकत से चीखी थी और हाशिम ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया। अगर भूखी रहोगी तो फिर नहीं लेकर जाऊंगा कहीं और तुम इस घर से कहीं नहीं जा पाओगी। हाशिम भी गुस्से से कहते हुए लैपटॉप उठाकर घर से बाहर निकल गया और वो भी गुस्से से कमरे में जाकर बंद हो गई। असर से मगरिब हुई, मगरिब से इशा और इशा से आधी रात हो गई। रात के 12 बजे वो वापस आया था। वो वहीं ज़मीन पर बैठी बेबसी से रो रही थी और हाशिम के दिल में जैसे किसी ने कोई खंजर घोंपा था। वो अपना लैपटॉप टेबल पर रखता हुआ इसके पास आया और बहुत प्यार और नरमी से जमल का गाल थपथपाया। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हूँ मेरी जान, तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर मेरी नीयत बुरी होती तो तुम्हें अपनी बीवी ना बनाता, बना निकाह के भी तुम्हें कोई तकलीफ दे सकता था, तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता था।
इसके बाल चेहरे से एक साइड करते हुए वो बहुत मोहब्बत से बोला था, मुझे भाई से मिलना है। इसकी गर्दन अभी तक वहीं अटकी हुई थी। अच्छा ठीक है, हम सुबह पक्का मिलने जाएंगे, पहले अपनी हालत ठीक करो। वो कल रात से उसी लिबास में थी, सारे बाल भी बिखर गए थे। चलो उठो, कुछ खा लो, मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी नहीं खाया। मुलाजिमा 2 बार उसे कमरे में आई खाने का कह चुकी थी, लेकिन जमल ने वाकई कुछ नहीं खाया था। वो जाने से पहले मुलाजिमा को हिदायत देकर गया था, उसने कल शाम का खाना खाया था। नहीं, पहले वादा करें, आप सुबह होते ही मुझे भाई से मिलवाने के लिए लेकर जाएंगे। वो अपना हाथ फैला चुकी थी तो हाशिम के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वादा, खाना खाओ, फिर कल वहाँ ले जाऊंगा। हाशिम के लहजे में नरमी आ गई तो जमल ने भी इसके हाथों से खाना खा लिया। वो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था और वो किसी बच्ची की तरह खाती जा रही थी। बेशक हाशिम मुर्तज़ा का निकाह करने का तरीक़ा गलत था, लेकिन वाकई वो इस पर मर मिटा था। चलो जाओ, ये हैवी कपड़े उतारो और सिंपल से कपड़े पहन लो। खाना खिलाने के बाद उसे पानी का गिलास थमाते हुए वो अब जैसे हुक्म दे रहा था, जमल बना कुछ कहे उठी और ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई। आधे घंटे बाद वो शावर लेकर सादे से काले करते और स्किन ट्राउज़र में बाहर निकली थी। गले में स्किन दोपट्टा झूल रहा था। हाशिम बेड की एक साइड पर बैठा हवा था। वो खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गई। किया, हवा वहाँ क्यों बैठी हो? हाशिम परेशान हुआ था। मैं यही ठीक हूँ, मैं यही सो जाऊंगी। जमल का लहजा लिया दिया सा था और हाशिम को गुस्सा आया कि हद नहीं। वो एक झटके से बलीकंठ फेंकता हुआ इस तक पहुंचा और इसके पास ही दूसरे सोफे पर बैठ गया। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी इस छोटे से सोफे पर सोए। उठो, जाकर बेड पर सो जाओ, फिक्र मत करो, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वैसे भी अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। जब तक तुम्हारा दिल मुझे कबूल नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वो नरमी मगर दो टोक लहजे में बात कर रहा था। जमल चंद पल इसे देखती रही, फिर बना कुछ कहे उठी और बेड की एक साइड जाकर लेट गई। 2 मिनट बाद ही हाशिम दम लाइटन करता हुआ बेड तक आया। इस पर बलीकंठ डालकर वो खुद भी दूसरी साइड पर लेट चुका था। जमल बेबसी से उसकी पुश्त को तक रही थी। अगर वो इसके भाई से रिश्ता मांग लेता तो कितना ही अच्छा था। बेशक ये शख्स अच्छा था, लेकिन इसका तरीक़ा ऐसा था कि इसने जमल के किरदार को दागदार कर दिया था। अगली सुबह शुरू हुई वो बहुत मुश्किल से नाश्ते के लिए माननी थी। नाश्ता करने के बाद वो दोनों जमल के भाई से मिलने के लिए घर में आए, लेकिन उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब उसने घर के बंद दरवाजे को देखा। घर का दरवाज़ा बंद था और जमल लम्हों में ही समझ गई कि क्या हुआ होगा। उसे वो दिन याद आया जब शादी वाले दिन सुबह को आयत के कमरे का दरवाज़ा खोला गया था तो आयत कहीं नहीं थी। उसी तरह जमल के कमरे का दरवाज़ा खोला गया होगा, जमल कहीं नहीं होगी। बारात दरवाजे तक आई होगी, इसके भाई की बेइज्जत हुई होगी। सबने कहा होगा एक और बहन भाग गई और फिर इसका भाई जिल्लत और रसोई के डर से अपनी बहनों के दिए धोखे की वजह से हमेशा के लिए घर छोड़ गया। इसका भाई चला गया था और जमल वहीं बेबसी से दरवाजे के सामने गिरी थी और हाशिम ने तकलीफ से उसे देखा था। अगले ही पल वो इस तक पहुंचा, उसे कंधों से पकड़े उठाया। भाई चले गए, सब कुछ तबाह हो गया, मैं इन्हें कहूँ ढूंढूंगी। वो गुस्से से हाशिम की शर्ट को मुट्ठी में दबोचकर चीख रही थी और हाशिम ने बिना कुछ कहे उसे साथ लिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। वो उसे सारा रास्ता समझाता आया था, लेकिन जमल के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने अपने भाई को धोखा दे दिया, अब वो कभी मुझ पर एतबार नहीं करेंगे। मैं बहुत बुरी बहन हूँ। इसकी तकलीफ देखकर हाशिम को अफसोस हो रहा था। एक बार तो उसे जमल के भाई से बात कर लेनी चाहिए थी, क्या पता वो उसे रिश्ता दे देता। वो वापस घर आया तो उसने देखा जिब्रान और आयत घर में मौजूद थी। जिब्रान उसे ज़बरदस्ती साथ लाया था, ये कहकर के हाशिम शादी कर चुका है, तुम भी उसकी बीवी को देख लो। लेकिन जैसे ही आयत की नज़र जमल पर पड़ी, इसके सर पर आसमान बहुत ज़ोरों से फटा था, क्योंकि जिब्रान उसे बता चुका था कि किस तरीके से हाशिम और जमल का निकाह हुआ है। वो अगले ही पल जमल तक पहुंची।
और एक थप्पड़ खींचकर जमल के मुंह पर दे मारा। हाशिम और जिब्रान के सर पर जैसे आसमान फटा था, दोनों हैरान थे। ये तुमने क्या कर दिया जमल, तुम भी घर से भाग आई, तुमने वही गलती कर दी जो मैंने की थी। मैं 3 सालों से बेसुकून हूँ और वही गलती तुमने की, वो चीखी थी। और जमल ने जैसे बेयकीनी से अपनी बहन को देखा। वो दोनों 3 सालों बाद एक दूसरे के सामने आई थी और जमल को मजीद रोना आने लगा। मुझे अपने जैसा मत समझे, आपी मैं आपी जैसी नहीं हूँ, मैं घर से नहीं भागी, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती अगवा करके लाए हैं। भाई चले गए, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, वो घर को छोड़कर चले गए आपकी वजह से सारी ज़िंदगी भाई मुझसे नफरत करेंगे। वो गुस्से से आयत को उंगली उठाए वारन करती कमरे में भाग गई। दोनों बहनों के चेहरे आंसू से भीग गए थे और जिब्रान ने बेयकीनी से आयत को देखा। आयत वो इसके पास पहुंचा था और अगले ही लम्हे आयत सीधी हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसने जिब्रान के मुंह पर दे मारा। और इस बार हाशिम की ऊँखी फटने के करीब आए। आयत जैसी सीधी साधी और फरमानबरदार बीवी अपने शौहर पर हाथ उठाए जैसे उसे यकीन ना आया। ये आपने क्या कर दिया जिब्रान, वो पूरी ताकत से चलाई थी। उसने एक नफरत भरी निगाह हाशिम पर डाली। अगर तुम मेरे कुछ लगते तो मैं तुम्हारे भी उसी तरह थप्पड़ मार देती, लेकिन अफसोस तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। वो मेरी बहन थी, तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ ये किया कर दिया। वो गुस्से से कासिम को उठाए घर से बाहर निकल गई और जिब्रान के सर पर जैसे ज़मीन व आसमान घूमने लगे। उसने एक शिकवा कनु निगाह हाशिम पर डाली जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, वो गलती मत दोहराओ। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि जमल आयत की बहन है। वो दोनों घर से बाहर निकल गए। ना जाने कितनी मुश्किलों से जिब्रान ने आयत से माफ़ी मांगी थी, लेकिन जो होना था हो चुका। वो लोग सारा शहर छान चुके थे। जिब्रान और हाशिम दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश कर दी, लेकिन हाशर कहीं नहीं मिला था। इन दोनों बहनों की जिंदगियों में जैसे एक खामोशी आ गई थी। वो दोनों हर वक्त खामोश रहती थी। इस दिन के बाद से आयत और जमल नहीं मिली, लेकिन जिब्रान और हाशिम दोनों ने उनकी हालत देखकर अख्स कर लिया था कि दोनों की तकलीफ एक ही शख्स से जुड़ी हुई है। इसलिए दोनों ने प्लान बनाया कि आयत और जमल को लेकर मरी घूमने चलते ही वो दोनों उनके साथ मरी आ गए थे। जमल और आयत के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए आर्जी गुस्सा निकला और सब कुछ ठीक हो गया। जमल तो आते ही कमरे में दाखिल होते सो चुकी थी। वो कम से कम उस शख्स के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी जिसकी वजह से इसके भाई का एतबार टूट गया। लेकिन जिब्रान आयत का मूड बहाल करने के लिए उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गया। वो शॉपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। आयत एक साइड पर खड़ी थी और कुछ फासले पर ही जिब्रान कासिम को आइसक्रीम दिला रहा था, जब अचानक ही आयत के सामने हाशर आ गया। वो इतनी दूर से भी हाशर को पहचान सकती थी। वो भी यकीनी से हाशर की तरफ भागी थी। हाशर जो तूबा से कोई बात कर रहा था, अचानक इस कानों में एक आवाज़ पड़ी, भाई। और हाशर का सारा वजूद बर्फ बन गया। इस रात जमल के घर से चले जाने के बाद हाशर की इतनी दिल आज़ारी हुई थी, इसका दिल टूट गया था, इसलिए वो हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर मरी आ गया। ये आवाज़ वो सालों बाद भी नहीं भूल सकता था। वो पलटा तो सामने ही आयत खड़ी थी। उससे पहले वो हाशर की तरफ बढ़ती हाशर ने हाथ के इशारे से ही रोक दिया। खबरदार, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की, दूर रहो। तुम मेरी कुछ नहीं लगती, तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तुमने सारे ख़ानदान के सामने, सारी दुनिया के सामने मुझे रसूख कर दिया। तुम जैसी बहनें होने से अच्छा है कि बहनें पैदा होते ही मर जाएं। वो किस कदर तकलीफ से बोला था कि आयत नफीमी सर हिलाती रह गई। हाशर तूबा का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया और आयत इसके पीछे ही भागी थी, लेकिन सामने आती गाड़ी से टकरा गई। आयत की चीखें इस सड़क पर गूंजी थीं और हाशर एक पल से पहले पलटा था, वो ज़मीन पर गिरी थी, सर खून से लटपट था। और जिब्रान जैसे ही पलटा, आयत को ज़मीन पर गिरा देखकर उसकी तरफ भागा था, लेकिन जिब्रान पीछे था। पहले हाशर था। हाशर इसके पास पहुंचा। आयत, आयत आंखें खोलो। वो भाई जो अभी उसके मरने की बात कर रहा था, अभी अपनी बहन को खून में लथपथ देखकर जैसे किसी ने जान निकाल दी थी, वो बेहोश हो चुकी थी। आयत, मेरी जान, आंखें खोलो।
हाशर की आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर फिसल रहे थे। इतने में जिब्रान भी इसके पास पहुंच चुका था। आयत आयत किया हवा, वो बहुत ही बदहूस हवा था और हाशर लम्हों में पहचान चुका था कि यही आयत का शौहर होगा। हाशर इसे हॉस्पिटल लेकर चलें। तूबा ने इसका कंधा हिलाया तो वो होश में आए। जिब्रान फौरा अपनी गाड़ी तक भागा था। हाशर ने आयत को उठाया और गाड़ी के पीछे सीट पर लटाया। वो सारे इसे लेकर हॉस्पिटल भागे थे। कुछ ही फासले पर तूबा कासिम के साथ बैठी हुई थी, जो मुसलसल अपनी मुँह का पूछते हुए रो रहा था, और एक साइड पर जिब्रान और हाशर दोनों डॉक्टरों के साथ बहस कर रहे थे। उनके स्पाइनल कोड पर काफ़ी सख्त चोट आई है, शायद उनकी कमर पर कोई पत्थर लगा है। हमें उनका फौरा ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें आपका बोन मैरो चाहिए। आप इसके भाई हैं, आपका बोन मैरो ही उनकी जान बचा सकता है। डॉक्टर के अल्फाज थे कि हाशर एकदम से साकत रह गया। वो बेयकीनी से नफीमी सर हिलाता हुआ पीछे हुआ। मैं अपना बोन मैरो नहीं दूंगा। जिब्रान ने बहुत उम्मीद से उसे देखा था, लेकिन वो बोन मीर देने से इनकार कर चुका था और जिब्रान के दिल में क्षण से कुछ टूट गया था। प्लीज़ ऐसा मत करें, मेरी बीवी मर जाएगी। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, खुदा के वास्ते आप तो इसके भाई ही, इसे अपना बोन मैरो दे दी। जिब्रान जानता था बोन मैरो सिर्फ सगा भाई या बाप ही दे सकता है, सिर्फ खून से जुड़े रिश्ते। इसके सामने दोनों हाथ जोड़ चुका था, लेकिन हाशर नफी कर रहा था। मैं कह चुका, मैं बोन मैरो नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। हाशर पूरी ताकत से चलाया था और जिब्रान ने बेयकीनी से इस भाई को देखा। वो तूबा का हाथ पकड़े उसे उठा चुका था। प्लीज़ खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, मेरे बेटे का सोचें, वो कैसे अपनी मुंह के बना रहेगा। जिब्रान ने एक और कोशिश की थी। हाशर मत करें। तूबा भी तड़पी थी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी बीवी को बचा लें। जिब्रान को उस वक्त सिर्फ आयत की जान की परवाह थी और हाशर बेबस हुआ। वो वही बेंच पर बैठा और फिर फूट फूट कर रो पड़ा था। मैं अपना बोन मैरो नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरी सगी बहन नहीं है। कोई बम था जो उन दोनों के आसाबों पर फटा। ये आप क्या कह रहे हैं? पहले तूबा होश में आई थी, वो बेहद बेयकीनी से वहीं बेंच पर बैठ गई और जिब्रान के कदमों से जान निकल गई थी। अगर हाशर इसका भाई नहीं था तो फिर आयत को बोन मैरो कौन देगा, कौन इसकी जान बचाएगा? इस रात हम लोग गांव से वापस आ रहे थे गाड़ी में, मामा, बाबा, आयत और जमल थे। गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने सबसे पहले जमल को बाहर निकाला, लेकिन जब तक आयत को बाहर निकाला वो मर चुकी थी। सामने वाली गाड़ी को देखा, इसका भी काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मुझे इस गाड़ी में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस गाड़ी तक पहुंचा, वह एक 5 साला बच्ची थी, बिल्कुल हमारी आयत जैसी। मैं नहीं जानता था इसका नाम क्या है, लेकिन मैं इसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले आया। पूरे 2 माह तक वो बेहोश रही थी। वो कोमा में चली गई थी, फिर 2 माह बाद वो ठीक हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था शायद उसे अपने बचपन का कुछ याद नहीं। इस बच्ची को अपना नाम भी याद नहीं था और मैंने अपनी आयत खो दी, इसलिए मैंने इसका नाम आयत रख दिया और उसे अपनी आयत बना लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं ये बात भूलता गया कि वो मेरी सगी बहन नहीं है। मैं इसे अपनी ही आयत मानता था और समझता था मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। काश मैं इसका सगा भाई होता। मैंने ये राज कभी भी आयत को नहीं बताया। मैं उसे अपना बोन मैरो नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारी आयत नहीं है। तूबा और तूबा बेयकीनी से देखती रह गई और जिब्रान के कदमों से जैसे जान सरकी थी। तो क्या अब मेरी आयत मर जाएगी, उसे कोई नहीं बचा पाएगा? जिब्रान वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। इतने में हाशिम भागता हुआ हॉस्पिटल में दाखिल हो रहा था। वो रिसेप्शन तक आया और उसने आयत का पूछा। जमल तो कमरे में सो गई थी, लेकिन जिब्रान ने उसे फ़ोन पे किए बताया था कि आयत का एक्सीडेंट हो गया है। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? नर्स ने संजीदगी से पूछा था। वो क्या कहता? मैं इसका भाई हूँ। इसे फ़िलहाल यही मुनासिब लगा कि वो खुद को आयत का भाई इंट्रोड्यूस करवाता।
ओह अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी से हमारे साथ आए। नरस को लगा शायद वो हाशर है, उसे अपने साथ आईसीयू में ले गए। उसने देखा वहाँ आयत पिटी हुई जकड़ी पड़ी थी। वो बेयकीन था, ना जाने क्यों उसे इतनी तकलीफ हुई थी। ये ठीक तो हो जाएगी, उसने बेबसी से पूछा था। आप अपना बोन मैरो दी, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एक लेडी डॉक्टर ने कहा था। और उसे लगा जैसे कोई हाशिम के सर पर सारे हॉस्पिटल की इमारत गिरा रहा था। ये क्या हो गया है आपको, होश में तो ही, ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो डॉक्टर को देखते हुए आहिस्ता आवाज में गरजा था। बहस मत करें, जल्दी से यहाँ लेट जाएं, हमें आपका बोन मैरो चाहिए, आपकी बहन की जान बचानी है। वो क्या कह रहे थे हाशिम को समझ नहीं आ रही थी। वो डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटा चुके थे और फिर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जिब्रान हाशर और तूबा के पास हॉस्पिटल के एक प्राइवेट कमरे में बैठा हुआ था। हाशर ने टेस्ट करवाया था लेकिन इसका बोन मैरो आयत के बोन मैरो के साथ मैच नहीं किया। डॉक्टर संजीदगी से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। आप लोग यहाँ पर हैं और वहाँ पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है। वो सारे हैरान रह गए। ये क्या कह रही हैं, आपने तो कहा था कि मेरी बीवी को बोन मैरो की ज़रूरत है, जिब्रान ने हैरत से पूछा था। हाँ, लेकिन उनके भाई आ तो चुके हैं इन्हीं बोन मैरो देने के लिए। डॉक्टर की बात पर हाशर और जिब्रान की नज़रें टकराईं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, इनका भाई तो मैं हूँ। हाशर फौरा उठ खड़ा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है, उनका बोन मैरो तो मैच भी हो रहा है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उनके भाई अंदर हैं और सारे ही हैरान और परेशान थे। वो सारे उठकर आईसीयू उत्तराखंड बाहर आए। कुछ घंटे ऑपरेशन चलता रहा, फिर हाशिम को बाहर निकाल दिया गया। वो नीम हुनूदगी में था। हाशिम को देखकर जिब्रान हैरान रह गया। ये तो मेरा भाई है। वो परेशान हुआ था। हाशिम ने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलीं। बहुत अच्छा बदला लिया मुझसे, तुझे मुआफ नहीं करूंगा। इसकी कमर में शदीद तकलीफ हो रही थी क्योंकि इस का ऑपरेशन किया गया था और जिब्रान तो बस बेबसी से उसे देखता रह गया। इसका मतलब वो, जैसे जिब्रान सारी बात समझ गया था। मुबारक हो यार, तुझे तेरी बहन मिल गई। जिब्रान की आंखों से आंसू निकलते गालों पर बह गए। किया तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाशिम शदीद बेजार था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरा बोन मैरो आयत से मिल गया है, इसका मतलब आयत ही हमारी इनाया है। और इसकी बात सुनते हाशिम की पूरी आंखें खल गई। किया, वो बेहद बेयकीन था। हाँ, इसका मतलब यही है तो आयत का सगा भाई है और तेरी एक ही बहन थी इनाया जो इस कार हादसे में खो गई थी। इसका मतलब कि इस कार हादसे से इनाया को बचाने वाला कोई और नहीं हाशर था। उसने बेयकीनी से हाशर की तरह देखा जो सारी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? हाशर का जैसे सर चकरा रहा था। जिस रात वो कार एक्सीडेंट हुआ था, इस रात हाशिम की बहन इनाया लापता हो गई थी। सब यही समझते रहे कि वो भी मर गई होगी, लेकिन हाशिम को हमेशा ये यकीन था कि इनाया जिंदा होगी। इसका मतलब आयत ही इनाया है। और हाशिम की आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहने लगे। इस की छोटी सी बहन वो बचपन से चाहता आया था। यकीन नहीं हो रहा था कि आयत इसकी सगी बहन है। इतने में डॉक्टर बाहर निकली। मुबारक हो, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर ही, इनका ऑपरेशन किया जा चुका है। ये तो इस भाई का शुक्रिया अदा करें जिसने अपनी बहन की जान बचा ली। और हाशिम ने बहुत मुश्किलों से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश की लेकिन कमर में शदीद तकलीफ थी। क्या वो सच में मेरी बहन है? उसने बेयकीनी से पूछा था और डॉक्टर हैरान रह गई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका और उनका बोन मैरो 98% मैच हुआ है, जिसका मतलब है कि आप दोनों सगे बहन भाई हैं। और हाशिम की सारी दुनिया साकत और जामिद रह गई। इसका मतलब वो वाकई इस की इनाया थी। ये कौन है? हाशिम ने हाशर को देखकर पूछा। ये आयत का भाई है, मेरा मतलब है ये जमल का भाई है। वो आखिरी बात हाशिम की तरफ झुकते हुए बोला था। और हाशिम को याद आया जमल कमरे में अकेली थी। जिब्रान, जमल जमल इसे लेकर आओ। वो अचानक परेशान हुआ था। किया हवा जमल को, वो वहाँ होटल में अकेले कमरे में होगी और परेशान हो गई होगी, जाओ इसे लेकर आओ। वो उसे धक्का दे रहा था। और हाशर के कान खड़े
हुए, ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? उसने बेयकीनी से पूछा था और अगले 10 मिनट बाद वो दोनों उसे सारी बात बता चुके थे। हाशिम को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, इसके साथ आयत को भी कर दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल वो बेहोश थी और हाशर का दिल चाह रहा था एक मुक्का हाशिम के मुंह पर दे मारे। अगर तुमने मेरी बहन की जान ना बचाई होती तो कसम से उस वक्त तुम्हारा गला दबा देता। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जमल को घर से ही अगवा कर लिया गया। हाशिम को भी गुस्सा आया था। भूलो मत, ये पहले मेरी बहन थी, बाद में तुम्हारी बहन बनी है। इसे जैसे आज इनाया पर दिल खोलकर प्यार आ रहा था। मुझे एड्रेस दो, कहूँ है मैं जमल को लेकर आता हूँ। हाशर फौरा जिब्रान तक आया तो जिब्रान ने एक नज़र हाशिम को देखा तो हाशिम ने इस बात में सर हिलाया तो फिर हाशर हॉस्पिटल से निकल गया। तुबा अभी तक कासिम के पास थी, वो सारे उस वक्त प्राइवेट रूम में मौजूद थे। जमल जब सोकर उठी तो उसने देखा सारा कमरा खाली था। सुबह से शाम हो गई लेकिन हाशिम वापस नहीं आया, ना ही आयत आपी और जिब्रान भाई आए थे। वो काफ़ी परेशान थी। इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सर पर हिजाब करती हुई दरवाजे तक आई। उसने दरवाज़ा खोला तो आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। इसकी आंखों के सामने इसका भाई खड़ा था। हाशर उसे ही देख रहा था। वो एक झटके से आगे बढ़ी थी और हाशर के सीने से लग गई। आप कहाँ चले गए थे भाई? मैंने आपको बहुत ढूंढा, खुदा की कसम मैं घर से नहीं भागी। वो सब इससे मज़ीद वो कुछ बोल ना पाई। आंसू गालिब आ गए। मैं जानता हूँ मेरी जान, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। हाशर को एहसास हुआ था कि वो अपनी बहनों के साथ ज़्यादा ही तल्ख हो चुका था। उसने अपनी बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा था और अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी इसमें कोई हरज नहीं था। चलो तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हाशर की बात पर एक पल के लिए जमल का दिल धड़कना भूल गया। लेकिन हाशिम, इसके लब कपा उठे। तुम कैसे उस शख्स के साथ रहोगी जो तुमसे ज़बरदस्ती निकाह कर चुका है? हाशर ने गुस्से से कहा था। नहीं भाई, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो वैसे नहीं ही जैसे नज़र आते हैं। बेशक इन्होंने मुझे अगवा किया, उनका तरीक़ा गलत था, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं। गुज़रे अरसे में इन्होंने मुझसे किसी कस्म की कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कभी मेरी इजाज़त के बगैर मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा। क्या आप यकीन करेंगे दुनिया में इस तरह का शख्स मिल सकता है? जमल वाकई हाशिम से मुतासिर हो गई थी। तो क्या तुम उस शख्स के साथ रहना चाहती हो? हश्र ने बेहद बेयकीनी से पूछा था। आप इजाज़त देंगे तो रह लूँगी, वरना आप जहाँ ले जाएंगे चली जाऊँगी, लेकिन कभी तलाक नहीं लूँगी। जमल की बात पर हाशर के लब मुस्कुराहट में जले थे। यकीना हाशिम इसके लिए बहुत बेहतरीन हमसफ़र साबित हुआ था। ठीक है फिर आ जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। आयत का एक्सीडेंट हो गया था, इसका ऑपरेशन हुआ है और हाशिम ने उसे अपना बोन मैरो दिया है। किया? जमल को लगा जैसे किसी ने इसके सीने में खंजर घोंप दिया। फिक्र मत करो, वो दोनों ठीक हैं। अब हाशर ने उसे कंधों से पकड़े अपने साथ लगाया। वो फौरा अपनी चादर लेती हाशर के साथ गाड़ी तक आई। अब हाशर उसे आयत और हाशिम के रिश्ते के बारे में सारी बात बता रहा था। वो सारे 2 दिनों से हॉस्पिटल में ही थे, कोई भी घर जाने के लिए तैयार नहीं था। आयत को होश आ गया था और अपनी आंखों के सामने अपने भाई को देखकर वो खलकर रोई थी। लेकिन उसे धचका तो तब लगा जब उसे पता चला कि उसका भाई सिर्फ हाशर नहीं है, उसका भाई तो हाशिम भी है। क्या आप मेरे भाई हैं? वो बेहद बेयकीन थी। हाशिम ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए यहाँ बेड पर लेटा पड़ा हूँ, इससे ज़्यादा भी कोई सबूत चाहिए? वो जल भन कर बोला था और सारे कका लगा उठे। हाशर ने आयत को मुआफ़ कर दिया। जब जमल की गलती नहीं थी तो फिर इसने जमल को भी मुआफ़ कर दिया। वो अपनी दोनों बहनों को मुआफ़ किए पर सुकून हो गया था। बेशक दोनों का निकाह गलत तरीके से किया गया था, लेकिन दोनों को शौहर बहुत अच्छे मिले थे जो दोनों ही लड़कियों की इज्जत करना जानते थे। चले, अच्छा हुआ आपने खून का हक अदा कर दिया। आयत ने भी हाशिम को तंग करना नहीं छोड़ा। वो आज के दिन भी हाशिम के साथ बातों में जीत चुकी थी। चलो, शक्र है तुम्हारी वजह से मुझे कोई फ़ायदा तो हुआ, मुझे मेरा इश्क मिल गया। वो जमल को देख
कर इतनी आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी कर गया कि सिर्फ जमल और रायत सुन सकी। जमल इसके पास बैठी उसे सूप पिला रही थी। जिब्रान और हाशर कोई बातों में लगे थे और रायत हाशिम और जमल को देखकर दिल ही दिल में उनकी नज़र उतार रही थी और तूबा कासिम के साथ बातों में मसरूफ़ थी। बेशक मुश्किलों के बाद आसानी है, कभी कभी जो नज़र आए वो नज़रों का धोखा होता है, इसलिए कभी भी किसी को भी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अपनी राय दी लेकिन मुकम्मल तौर पर जज करने के बाद ख़त्म शद।